मतलब आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना था वो भी हो गया। हाँ। तो कभी मलाल नहीं होता है? नहीं, जब छोड़ा था तो बहुत से लोग कह देते थे मुंह पे कि भाई क्यों छोड़ दिया, ऐसा कौन छोड़ता है, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो कभी कभी लगता था कि ठीक किया नहीं किया, ऐसा मन में आता था कभी डाउट। लेकिन फिर जब बच्चों को देखते थे कि नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, सही है, बच्चा खुश है, काम भी ठीक है, धीरे धीरे हो ही जाता है, ग्रो है ना। फिजियोथेरेपी जो है एक तरीके की भौतिक चिकित्सा है जो दवा के बिना की जाती है, जिसमें हम कई तरह की मशीनों के द्वारा व्यायाम है, बहुत सारे ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज होती हैं, कुछ स्पेशल व्यायाम जो कि पर्टिकुलर, जैसे बैक है, बैक पेन के लिए कुछ अलग व्यायाम होते हैं, गर्दन में दर्द होगा उसके लिए कुछ अलग व्यायाम होते हैं, घुटनों की दिक्कत आती है जैसे कि अक्सर आ जाती है उम्र बढ़ने के साथ, उसके लिए कुछ अलग तरीके के व्यायाम हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं तो ये कहूंगी कि हमें समस्या के आने तक का वेट करना ही नहीं चाहिए। ये है कि हम यहाँ पे अब तो हम हल्द्वानी में काफी अवेयरनेस में बहुत सारे हेल्थ कैंप कर चुकी हूँ, करते ही रहती हूँ, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाने की इच्छा थी मन में। तो कॉलेज में भी अच्छा लगा कि हाँ बच्चों को, स्टूडेंट्स, नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हमने, उनको भी समय दिया, लेक्चर दिया, तो वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। और साथ ही क्या था कि मन था कि क्योंकि गवर्नमेंट से हमने इंटर्नशिप करी थी, ट्रेनिंग करी थी, तो एक मन था कि गवर्नमेंट जॉब भी एक बार तो करनी है जिंदगी में। बताया कि आर्थराइटिस कई तरीके के होते हैं। तो एक आर्थराइटिस जैसे कि अब यूरिक एसिड भी अक्सर क्या है, या तो हील पे अफेक्ट करेगा कि आपको हील पेन शुरू हो जाएगा, एड़ी में दर्द, या फिर आपके छोटे जोड़ों में अफेक्ट करता है, उंगलियों के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, गांठें बन सकती है ना, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं जो वो एक तरीके का वेस्ट है, देखिए वो बॉडी से निकल जाना चाहिए हमारा, वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है। लेकिन अगर वो पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारे शरीर में डिटॉक्सिक। नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। जैसा कि आपको ज्ञाति है कि हमारा जो समाचार सच का पहाड़ की मजबूत महिलाओं की सीरीज चल रही है, और आज हमारे साथ फिर एक नया चेहरा आपके सामने है। चलिए उन्हीं से बातें करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका समाचार सच में स्वागत है। थैंक यू। हाँ जी मैम, तो हम चाहते हैं कि पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा बताएं और कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी और पारिवारिक। ठीक जी, मैं नमस्कार करती हूँ पहले सभी को। मैं डॉक्टर अंकिता चांदना, मैं अपना फिजियोथेरेपी सेंटर हल्द्वानी में चला रही हूँ। पिछले 11 साल से हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी के नाम से मेरा सेंटर यहाँ चल रहा है। और उससे पहले जो है मैं हल्द्वानी की ही रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता दोनों हल्द्वानी में ही हैं जो कि अपना बिजनेस यहाँ पे चला रहे हैं। कालाडूंगी चौराहे में उनका घी, तेल, रिफाइंड ऑयल का अपना बिजनेस है, दुर्गा घी के नाम से। और पापा को यहाँ ये कार्य करते हुए लगभग हम देख रहे हैं कि 50 साल के आसपास हो गए हैं उन्हें यहाँ पे। तो हमारी शिक्षा जो थी, स्कूलिंग यहीं से हुई, हल्द्वानी से ही हुई, गुरु तेग बहादुर स्कूल से, बेरशेबा से। और आगे जो है हायर स्टडीज के लिए फिर जरूर हमने हल्द्वानी से बाहर कदम बढ़ाया, क्योंकि उन दिनों तो हल्द्वानी में इतना ज्यादा सहूलियतें नहीं होती थी, अब तो बहुत कुछ होने लग गया है। तो तब हम निकले बाहर की तरफ। तो हम दिल्ली में हमने जो है कोचिंग करी, पीएमटी, मेडिकल लाइन में जाने का मन था शुरू से ही, तो पीएमटी की कोचिंग करी मैंने। और उसके बाद वही था कि भाग्य में जो है फिजियोथेरेपी ही लिखा था, तो दिल्ली में भी हमारा नाम फिजियोथेरेपी में ही आया, और जब देहरादून में एग्जाम दिया तो भी फिजियोथेरेपी में ही आया। तो मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जो है फिर देहरादून से करी, और उसके बाद आगे ट्रेनिंग करी दिल्ली से। फिर आगे जो मेरी हायर स्टडीज थी वो भी मैंने देहरादून से ही वापस जो है मास्टर्स किया ऑर्थोपेडिक्स में। और उसके बाद जो है दिल्ली में कुछ समय जो है मैंने एक्सपीरियंस लिया, जॉब का एक्सपीरियंस लिया। फिर वापस हम अपने शहर, अपने हल्द्वानी में वापस आए, और यहाँ भी हमने सेवाएं दी, कृष्णा हॉस्पिटल में, बृजलाल हॉस्पिटल। और बृजलाल हॉस्पिटल में सामने सामने हमारे कॉलेज ओपन हुआ, पाल कॉलेज। तो क्योंकि शुरू से ही पढ़ाने की इच्छा थी मन में, तो कॉलेज में भी अच्छा लगा कि हाँ बच्चों को, स्टूडेंट्स, नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हमने, उनको भी समय दिया, लेक्चर दिया, तो वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। और साथ ही क्या था कि मन था कि क्योंकि गवर्नमेंट से हमने इंटर्नशिप करी थी, ट्रेनिंग करी थी, तो एक मन था कि गवर्नमेंट जॉब भी एक बार तो करनी है जिंदगी में। तो गवर्नमेंट का फॉर्म भरा, और कुदरती ईश्वर की इच्छा थी जो ये गवर्नमेंट में नाम भी आ गया। अब हमारा अल्मोड़ा जो है चयन हुआ, और गवर्नमेंट जो गोवर्धन तिवारी अस्पताल है वहां पे हमारा चयन हुआ। तो बच्चा छोटा था थोड़ा, उस समय से शादी हो गई थी, छोटा बच्चा था, कुछ परेशानियों का सामना तो जरूर करना पड़ा, क्योंकि पहाड़ में कोई ऐसा था नहीं सहूलियतें इतनी ज्यादा। लेकिन ठीक है, अब हम हिम्मत हारने वालों में से तो थे नहीं, कि नहीं, एक जिद थी कि करनी है जॉब तो करनी है ना। गवर्नमेंट का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, वो भी होना चाहिए। और एक मन थी कि हाँ पहाड़ में इतनी सारी परेशानियां लोगों को होती हैं, और शायद उन्हें नॉलेज भी नहीं है इतनी सारी चीजों की, कि हाँ ये जो दर्द वगैरह हो रहे हैं, ये गठिया की परेशानियां हैं, इसमें क्या परहेज करना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, उन सब चीजों की नॉलेज, एक अवेयरनेस भी चाहते थे हम लोगों में फैलाना। तो हमने ज्वाइन किया। तो बच्चा को हमने वहीं स्कूल में डाला, अपना हमने जॉब ज्वाइन किया,
और ठीक है, चल रही थी अपनी दिनचर्या उसी हिसाब से कि बच्चे को स्कूल छोड़ते थे, अपना हॉस्पिटल चले जाते थे, वापस आते थे, बच्चे को स्कूल से लेते थे, अपना घर आ जाते थे। तो अच्छा समय बीता वहां भी, लेकिन वही था कि बच्चा छोटा था, तो अब घर वालों का भी था, देखो फैमिली भी थी, परिवार भी था, सबको था कि नहीं बच्चा तबीयत खराब हो जा रही है, बीमार हो जा रहा है, मौसम कभी ठंडा है कभी कैसा है पहाड़ों में, तो ठीक है, ये सब के चलते फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं बच्चे को, तो फिर हमने थोड़ा समय बाद हल्द्वानी एडमिशन कराया। और फिर भी हमें घर वालों का बहुत सपोर्ट था, उन्होंने कहा तुम अपनी जॉब पूरी करो, जितना समय तुमने देना है, तुम्हारा मन है करो, उसके बाद नहीं तुमको लगेगा चलो बच्चे के बिना मन नहीं लग रहा है तो तुम फिर यहाँ आ जाना, है ना। तो बस ये चीज रही कि हमने अपना समय वहाँ पूरा किया, और उसके बाद ये है कि जब मन हुआ कि अब यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमने फिर क्लिनिक खोलने की सोची। बस तो उसके मैम बाद अचानक ऐसा क्या मोड़ आया कि आपने एकदम, हालांकि गवर्नमेंट जॉब हर एक नहीं मिलती, कह सकते हैं नहीं मिल सकती है, और एक बड़ा लोगों का सपना भी होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो फिर अचानक जॉब आपने छोड़ दी? बस ये हुआ कि जब मैं बच्चे को एडमिशन यहाँ करा के चली गई, क्योंकि बच्चे को ना वहाँ का वेदर सूट नहीं कर रहा था, तो वो लगातार बीमार, सर्दी खांसी उसको लगातार चल रही थी। अब ये इसके चलते जब हम घर आए तो रोक दिया घर वालों ने कि नहीं भाई बच्चे को तो तुम यहीं छोड़ जाओ, बीमार है, बार बार वहाँ तबीयत खराब हो रही, कौन देखे। सबसे बड़ी समस्या आती है कि भाई वहाँ अब कोई भी घर वाला आएगा वो कितने दिन रुकेगा आपके पास, है ना। वो सबसे बड़ी वर्किंग महिलाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि भाई उनको घर भी देखना है, उनको बच्चे को भी देखना है, उधर अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी है जॉब में, वहां भी समय से पहुंचना है। तो ये सारी चीजों के चलते जो है थोड़ी परेशानियों का सामना हमें भी करना पड़ा। लेकिन चलिए ठीक है, फिर बच्चे को हम घर वालों के कहने पे यहाँ छोड़ गए, एडमिशन भी करा दिया स्कूल में हल्द्वानी। लेकिन अब उसके बाद हमारा मन नहीं लगा और चलो मन भी लगा लेते, क्योंकि हमारे पास पेशेंट घर में भी आ ही जाते थे, शाम के टाइम में रूम पे भी आते थे, हम उनका भी वहाँ पे हमने मशीनें रख ली थी अपने पास, तो करते थे ट्रीटमेंट, और वहाँ भी हम पूरे हॉस्पिटल में भी देखते थे पेशेंट को सब। जबकि वहाँ मशीनें नहीं थी तो हमने थोड़ा एप्लीकेशन वगैरह दी, और जितना हम लोग अपने हाथ से व्यायाम करा सकते थे वो सब हम कराते थे लोगों को, और मरीज खुश भी था, ऐसा नहीं है। लेकिन ये समस्या हुई कि बच्चे ने जो है थोड़ा नाराजगी दिखानी शुरू कर दी हमसे। अब हम घर आते थे तो बातचीत नहीं करता था बिल्कुल हमसे बहुत समय तक, तो ये चीज हमें बहुत घर कर गई मन में कि ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई कि बच्चा हमसे दूर होता जा रहा है। बस ये चीज के चलते जो है फिर मन बना लिया कि नहीं अब ठीक है, जितना समय कर लिया हमने, है ना, अपना समय दे दिया पहाड़ में, अब थोड़ा इधर को शिफ्ट होंगे। अब क्योंकि ऐसा, कितने साल जॉब करी आपने? मैंने 1.5 साल के आसपास किया था गवर्नमेंट में, हाँ। उसके बाद मैंने हल्द्वानी शिफ्ट हो गई मैं, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था कि भाई चलो मुझे यही मिल जाए हल्द्वानी में, कोटा बाग में भी थी जगह, लेकिन वो होता है कि दुर्गम क्षेत्र में आपको 3 साल तक करना पड़ता है शुरुआत में। तो हमें पता था, अब हम 3 साल से पहले तो हमें कहीं और भेजने वाले नहीं है। और हमें लगा था कि बच्चा बड़ा परेशान हो रहा है, क्योंकि वो था उस समय 2.5 साल के आसपास था। तो ये सब चलते देख करके घर वालों को भी लगा भाई बच्चा पहले है या जॉब पहले है। तो सारी चीजों को देखते हुए हमें लगा कि नहीं भाई अब सब जितना सेवा देना था दे दिया जॉब में, अब थोड़ा इधर भी ध्यान दिया जाए बच्चे की तरफ। तो फिर हमने यही सोचा कि अब हम अपना क्लिनिक ही खोलेंगे, ताकि जॉब में तो पूरा दिन चला जाता है, देखिए हम घर से निकले तो पूरा दिन चला गया, तब भी हम बच्चे को समय नहीं दे पाते उतना। तो मुझे लगा अपना क्लिनिक खोलेंगे, अपने हिसाब से थोड़ा सुबह शाम का समय रखेंगे, कम से कम दिन का समय जो बीच का है वो हम बच्चे को दे पाएंगे, है ना। तो ये सब के चलते फिर हमने क्लिनिक खोला, और यकीन मानिएगा कि जब हमने क्लिनिक खोला सबसे ज्यादा खुश हमारा बच्चा ही था। तो वो देख करके जो खुशी होती है ना कि हाँ बच्चे के चेहरे में मुस्कान देख के, वो अलग ही थी। क्योंकि कार्य करना, देखिए कोई भी अगर वर्किंग महिला है उसके लिए कार्य करना एक अलग चीज है, प्रोफेशनल होना, लेकिन घर में अपने परिवार को समय देना, बच्चों को समय देना, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मतलब हम ये मानते हैं कि वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे भी सामंजस्य तभी बैठेगा ना, दोनों चीजों में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो वो बैलेंस बहुत जरूरी है। जो मतलब आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना था वो भी हो गया, तो कभी मलाल नहीं होता है? नहीं, जब छोड़ा था तो बहुत से लोग कह देते थे मुंह पे कि भाई क्यों छोड़ दिया, ऐसा कौन छोड़ता है, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो कभी कभी लगता था कि ठीक किया नहीं किया, ऐसा मन में आता था कभी डाउट। लेकिन फिर जब बच्चे को देखते थे कि नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, सही है, बच्चा खुश है, काम भी ठीक है, धीरे धीरे हो ही जाता है ग्रो, है ना। तो लगा कि ये आज नहीं तो कल तो हमने क्लिनिक खोलना ही था अपना, है ना। ये मन में था ही विचार कि आज नहीं तो कल अपना काम तो करेंगे ही, क्लिनिक खोलेंगे। तो ये लगा कि और फिर हल्द्वानी अपना शहर है, जो वहीं पे हमने सेवा नहीं दी अगर तो फिर क्या फायदा हुआ, है ना। तो ये था कि नहीं चलो हल्द्वानी में क्लिनिक खोल लिया, बच्चा भी खुश है। तो मतलब तो अब तो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, फिर नहीं हुआ उसके बाद, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका स्ट्रगल। हाँ, यहाँ से स्ट्रगल शुरू हुई। जब क्लिनिक खोला तो आप मानेंगे कि हम रिजल्ट में, क्योंकि पहले जॉब में थे, तो सभी डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि आप ये जो स्टेप ले रही हैं ये बहुत कठिन स्टेप है, अपना क्लिनिक चलाना फिजियोथेरेपी में इतना आसान नहीं है, और बिना हॉस्पिटल के साथ अटैच हुए कैसे कर पाएंगे। लेकिन
बस ईश्वर की कृपा थी, हमारी स्ट्रगल थी, कही हमारी मेहनत थी और बड़ों का भी सपोर्ट था, तो बस होता गया, हम कार्य करते गए और अपने आप होता गया सब संभव। अच्छा। तो अच्छा है कि चलो आज के समय में यह है कि हमने जो भी स्ट्रगल करी उस समय, है ना, भागा दौड़ी तो रही, सभी डॉक्टर्स के साथ मिलना, अपनी पहचान बनाना एक नई जगह पे आकर के। और उस समय जब हमने क्लिनिक खोला था, तो जैसा कि हमें याद है कि मैं पहली महिला थी जिसने अपना फिजियोथेरेपी का क्लिनिक खोला था अलग से हल्द्वानी में। क्योंकि उस समय क्या होता था कि क्लिनिक ज्यादातर ऐसे सेपरेट कोई कम ही खुलते थे, जो भी होता था हॉस्पिटल के अंदर ही होता था डिपार्टमेंट, है ना। पर ये कि हमने हिम्मत करी उस समय, और थोड़ा बड़ों ने भी हिम्मत दी कि नहीं करो, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और बस ईश्वर की कृपा से सब ठीक ही है आज। तो मैम ये फिजियोथेरेपिस्ट क्या है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है? देखिए, फिजियोथेरेपी जो है एक तरीके की भौतिक चिकित्सा है जो दवा के बिना की जाती है, जिसमें हम कई तरह की मशीनों के द्वारा व्यायाम है, बहुत सारे ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज होती हैं, कुछ स्पेशल व्यायाम जो कि पर्टिकुलर, जैसे बैक है, बैक पेन के लिए कुछ अलग व्यायाम होते हैं, गर्दन में दर्द होगा उसके लिए कुछ अलग व्यायाम होते हैं, घुटनों की दिक्कत आती है जैसे कि अक्सर आ जाती है उम्र बढ़ने के साथ, उसके लिए कुछ अलग तरीके के व्यायाम है। तो ऐसा नहीं है कि मैं तो ये कहूंगी कि हमें समस्या के आने तक का वेट करना ही नहीं चाहिए। ये है कि हम यहाँ पे अब तो हम हल्द्वानी में काफी अवेयरनेस में बहुत सारे हेल्थ कैंप कर चुकी हूँ, करते ही रहती हूँ। तो ये अवेयरनेस हम फैला रहे हैं हल्द्वानी के अंदर कि आप परेशानी आने का इंतजार मत कीजिए, बजाय कि आपको थोड़ा सा भी कुछ लगता है कि हाँ एक हमारी एज 35-40 के आसपास जा रही है, तो उसके बाद ही अक्सर ये परेशानियां शुरू होती हैं। हालांकि आज का तो जो दिनचर्या है और जो खान पान है उसके चलते ये परेशानियां जल्दी आने लग गई हैं, ये समस्याएं बच्चों में भी शुरू हो गई हैं। तो आप पहले से ही अगर सतर्क रहें, थोड़ा एक्सरसाइज रूटीन अपना बनाए रखिए, है ना। जो लाइफस्टाइल है उसका बहुत असर पड़ता है। अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पूरा दिन बैठे बैठे का ही काम है, तो उस सब का भी बहुत असर पड़ता है। तो क्या होता है कि बॉडी में सर्कुलेशन नहीं बन पाता सही से ब्लड का। अब जब खून का दौरा ही अच्छे से नहीं चलेगा, है ना, उससे क्या होगा, हमारे पाचन क्रिया अच्छे से नहीं चलेगी, ठीक है, खून का दौरा ना चलने की वजह से। इसीलिए जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ व्यायाम, है ना, भले ही आपको जो व्यायाम पसंद है, आपको साइकिलिंग पसंद है आप साइकिलिंग करिए, आपको बैडमिंटन पसंद है आप बैडमिंटन स्पोर्ट्स में एक्टिव रहिए, डांस पसंद है आप डांस करिए, लेकिन एक ना एक व्यायाम को अपनी दिनचर्या में रखिए शामिल। उससे आपको बाद की जो परेशानी आने वाली है ना, वो कम हो जाएंगी। और फिजियोथेरेपी बहुत मतलब काफी हद तक जो है आपको बचा लेता है आने वाली समस्याओं से। अगर आप पहले से सतर्क हो जाते हैं तो परेशानी के बढ़ने से पहले ही आप, जैसे ही आपको लगता है कि मुझे कमर में भारीपन आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तुरंत आप फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लीजिए। उसमें क्या होगा कि वो आपको कुछ सही तरीके से पोस्चर आपको कैसे रखना है ना, काम करते हुए अपना उठते बैठते हुए लेटते समय कैसा पोस्चर रखना है, वो उसकी आपको सही सलाह दे देंगे। साथ ही साथ क्या है कि आपको खान पान में क्या परिवर्तन लाने हैं, है ना। जैसे अब मौसम बदलता है, उन दिनों भी कई बार ऐसा होता है कि ये समस्या बढ़ने लग जाती है, तो तब आपको क्या केयर करनी है, कैसे आपको ध्यान रखना है अपना, वो सारी चीजों से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिल जाएगी। और साथ ही आपको, अगर आपकी परेशानी ज्यादा है तो आपको कुछ सिटिंग आपको फिजियोथेरेपी की जो वो देंगे मशीन वगैरह के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू, उससे क्या होगा कि जो आगे के लिए आप जो है बहुत बच जाएंगे उस आने वाली परेशानी से। क्योंकि वो जो व्यायाम आपको बताए जाएंगे वो आप लंबे समय तक करते रहिए, उससे होगा क्या कि आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके मांसपेशियों में ताकत पैदा होगी। तो मैम हम जैसे देखते हैं कि ये जो आपने बताया हड्डियों का पेन, जैसे घुटनों का दर्द, कमर, ये सब चीजें, तो इसे जहाँ तक हमारे भारतीय लोग इसे मानते वंशानुगत होता है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो कुछ लोग इसको अवॉइड भी करते हैं कि ये फिजियो कुछ असर नहीं करेगी हमारे में, ऐसा भी है? नहीं, लोग ऐसा, देखिए लोगों में ऐसे धारणा है कि वो सोचते हैं कि ये तो जो है ये हेरिडिटरी है, कि हमारे जो है बड़े बूढ़े थे उनको भी ये परेशानी थी गठिया की, आगे हमें भी हो गई है तो ये तो होनी ही है। मतलब वो ऐसा मन में धारणा बना लेते हैं कि ये परेशानी तो हमारे साथ रहेगी और चलती ही रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो हेरिडिटरी अफेक्ट करती हैं, जैसे कि हम कहते हैं शुगर है, थायराइड है ना, लेकिन ये जो परेशानी होती है गठिया की, आर्थराइटिस की, आप इससे काफी हद तक निजात पा सकते हैं। और हाँ, एक आर्थराइटिस कई तरीके के होते हैं, देखिए, है ना। तो जोड़ों की परेशानी सिर्फ एक आर्थराइटिस की वजह से ही नहीं होती, और भी बहुत से कारण होते हैं, ठीक है। अब आपके बॉडी में अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, पाचन क्रिया आपकी अच्छे से नहीं चल रही, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ने का चांस रहता है। यूरिक एसिड बढ़ने से भी आपको ये दर्द शुरू हो जाते हैं जोड़ों के, है ना। तो वो अलग तरीके का आर्थराइटिस है, उसे हम गाउट बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा आर्थराइटिस होता है जो हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ, हमारे जब
हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। और आज के समय में तो मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर बच्चों तक में भी कैल्शियम और D3 जब हम चेक करा रहे हैं तो कम ही पाया जा रहा है, क्योंकि विटामिन D3 इसलिए कम हो रहा है क्योंकि धूप में हम बैठना ही नहीं चाहते हैं, समय ही नहीं है किसी के पास। सबसे पहले तो है ना, आज की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है, किसी के पास समय नहीं है कि वो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की धूप ले सके, सुबह धूप में टहले, तो सभी इतने व्यस्त हो गए हैं, तो वो इस कारण से कैल्शियम और D3 की कमी हो गई है ना। और साथ ही साथ खान पान, क्योंकि आज के समय में कोई भी चीज आपको प्योर नहीं मिल रही है ना, प्योरिटी नहीं है। दूध भी पी रहे हैं तो उससे भी आपको कैल्शियम भरपूर नहीं मिल पा रहा है ना। तो इस चक्कर से जो है ये परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, समस्या बच्चों में भी आने लग गई, टीनेज में भी ये समस्या आ रही है, क्योंकि टीनेज में बच्चे हाइट खींचते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनको ज्यादा जरूरत होती है कैल्शियम की। अब उस समय में भी अब क्या है, अगर खान पान में नहीं जा रहा उतना, तो क्या होगा कि अब फास्ट फूड की तरफ बच्चे ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। तो वो जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो घर की ताजी सब्जियां जो सब मिलती थी, वो सब चीजें तो कम हो गया है ना। फलों को भी बच्चे जो है ज्यादा पसंद नहीं करते हैं खाना, तो उस सब के चलते ये सब परेशानियां, ये जो कमजोरी, डेफिशिएंसी होने लगी कैल्शियम D3 की, इस सब के चलते भी परेशानियां ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन हम जैसे देखते हैं महिलाओं में ये जोड़ों का पेन ज्यादा होता है, ये क्या वजह है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में? वैसे तो आपने बताया टीनेजर्स में, बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आने, लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं महिला कमर पेन और ये घुटनों का पेन सबसे ज्यादा। और एक चीज और देखते हो, आपने आर्थराइटिस बताया, ये वाले जोड़ों का पेन, छोटे जोड़। हाँ जी, बिल्कुल आपने हाँ, तो आपने ये जो समस्या बताई कि छोटे जोड़ों में जो है महिलाओं को दर्द महसूस होता है, या घुटनों की परेशानी और कमर दर्द की समस्या महिलाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि आर्थराइटिस कई तरीके के होते हैं, तो एक आर्थराइटिस जैसे कि अब यूरिक एसिड भी अक्सर क्या है, या तो हील पे अफेक्ट करेगा कि आपको हील पेन शुरू हो जाएगा, एड़ी में दर्द, या फिर आपके छोटे जोड़ों में अफेक्ट करता है, उंगलियों के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, गांठें बन सकती हैं, है ना, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, जो वो एक तरीके का वेस्ट है, देखिए वो बॉडी से निकल जाना चाहिए हमारा, वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है, लेकिन अगर वो पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि जो पॉइजनस प्रोडक्ट्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं ना, विषाले जो वो पदार्थ, विषैले पदार्थ अंदर इकट्ठे, अब वो अंदर जब जगह बना रहे हैं अपनी, तो वो कहीं ना कहीं तो जमेंगे, वो जोड़ों के आसपास जम जाते हैं, तो उससे क्या है कि ये दर्द शुरू हो जाते हैं, उंगली का मूवमेंट पूरा नहीं होगा, है ना। छोटे छोटे जोड़ों में लुब्रिकेटेड कम होना भी है, वो भी एक कारण है कि जब उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है हमारा जो एक फ्लूइड होता है जॉइंट्स में, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो उसकी कमी होने लगती है, ठीक है। अब उसका कारण वही है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको वो समस्या जल्दी नहीं आएगी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका साइनोवियल फ्लूइड जल्दी कम होने लग जाएगा बॉडी में, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन लो हो रहा है। खान पान की वजह से भी होता है, खान पान की वजह से होता है। देखिए अब आज के समय में क्या है कि जैसे हम आजकल समय घी मक्खन नहीं खाते हैं, इस वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले के लोग ये चीजें बहुत ज्यादा लेते थे, है ना, डेली डाइट में घी तो रहता ही रहता था शामिल। अब आजकल लोग जो है डाइट कॉन्शियस ज्यादा हो गए, उन्हें लगता है कि हम ये तेल घी ज्यादा खाएंगे तो हमें मोटापा आ जाएगा, ओबेसिटी जल्दी हो जाएगी, तो जबकि ऐसा नहीं है। घी अगर आप ऊपर से लेते हैं खाने में तो वो आपको नुकसान नहीं करता है ना। और ये तो जो है मेडिकली एम्स के डॉक्टर से भी प्रूवन है कि अगर आप डेली डाइट में 1 चम्मच घी ले रहे हैं तो डेली की डाइट में आप 1 चम्मच घी ले सकते हैं प्रतिदिन, है ना। उसका आपको कोई गलत असर नहीं होगा बॉडी पे, फैट भी नहीं जमेगा, नहीं फैट भी नहीं जमेगा। देखिए घी खाने का सही तरीका होता है कि आप ऊपर से अगर लगा के खाते हैं या दाल में डाल के ऊपर से खाते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं कर रहा है। अगर हम उसको फ्राई करते हैं, पका के खाएंगे तब, हाँ, तो हमें नुकसान करता है वो। तो पहले के लोग आपने देखा होगा कटोरी भर के घी पी जाते थे, तड़का भी उसी का ही लगता था और हजम भी कर लेते थे, क्योंकि वो काम भी उतना करते थे, एक्टिविटी बहुत थी। अब आज के समय में क्या है, सब काम तो आराम के हो गए हैं, है ना, हर चीज के लिए मशीन आ गई है, कपड़े भी हाथ से नहीं धुलते हैं, वो भी मशीन में धुलते हैं, है ना। साफ सफाई के लिए भी आपकी मेड लगी हुई है घर में, तो घर के जो डेली के काम है वो भी कम हो गए हैं महिलाओं के, है ना। पैदल कोई चलना पसंद नहीं करता, सबके पास गाड़ी है ना। तो ये सारी चीजों के चलते क्या है कि एक्टिविटी कम हो गई है, इसलिए साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे जॉइंट्स में होता है उसका लुब्रिकेशन भी जल्दी कम हो जा रहा है, वो भी कम हो जा रहा है धीरे धीरे। उम्र मतलब एक तो होता था 45-50 के बाद परेशानी शुरू होती थी, आज तो 35-40 में ही शुरू हो जा रही है ना। जैसे ही बंदा 35 क्रॉस करता है, 40 के आसपास पहुंचते ही उसे लगता है कि नहीं भाई अब तो मेरे शरीर जो है जवाब दे रहा है, मुझे कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे अलग से। तो वो कैल्शियम D3 ये सब दवाइयां लिख देते हैं डॉक्टर की, ठीक है भैया लीजिए, नहीं लेंगे तो चलेंगे कैसे आगे, है ना। तो अब हमें अगर इस सबसे बचना है तो वही है कि सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी रखिए कुछ ना कुछ, है ना। योगा भी अच्छा है, अगर आप योगा करते हैं तो आप योगा में इन्वॉल्व रहिए। अगर आप
कि कोई कमर दर्द, घुटनों के दर्द की परेशानी आ रही है, जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं में ज्यादा क्यों आती है, महिलाओं में ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि महिलाएं एक तो अपने खान पान पे ध्यान नहीं देती हैं। क्योंकि देखिए महिलाओं का क्या है, वो पहले बच्चों को देना है, हस्बैंड को देना है, उस सब में ज्यादा रहती हैं और उनके सर पे जो जिम्मेदारियां होती है ना, वैसे भी बोलते हैं कि जो महिलाएं होती है ना वो एक साथ बहुत सारे काम कर लेती हैं, है ना, तो उनके दिमाग में एक साथ ही बड़े बहुत सारी जिम्मेदारियां घूम रही होती हैं। तो उस सब के चलते क्या है, वो अपना तो खाना भूल जाती हैं कि हमें अपना भी ध्यान रखना है, अपने शरीर का भी, अपनी डाइट का भी। वो बाकी सबका पूरा ध्यान रख लेंगी लेकिन अपने को ही भूल जाएंगी। तो उस सब के चलते डाइट प्रॉपर पहुंच नहीं पाती है, शरीर में वर्कलोड पूरा रहता है, काम का तो लोड है पूरा, वो सब निभा रही है जिम्मेदारियां। तो उस सब के चलते उनको जो परेशानी आती है वो इग्नोर करती रहती है। वो ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं चल रहा कि मुझे दर्द हो रहा है, पूरा दिन काम करेंगी, रात में अपने घुटने पकड़ के बैठ जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल, है ना, रात में सब दर्द उन्हें याद आ जाते हैं, अगले दिन सुबह उठेंगी, जिम्मेदारियां फिर से घूम रही है दिमाग में, फिर भूल जाएंगी। तो वो जब बहुत बढ़ जाती है तब उन्हें लगता है कि हाँ अब हम बीमार हो गए, अब तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो जब वो ये ना कि गले गले तक पानी आ जाता है, तब वो सोचते हैं कि अब डॉक्टर को दिखाया जाए कि अब नहीं चल पाएगा काम। तो जैसा मैम फिजियोथेरेपी में भी अभी लोगों का है ना, जो इसकी तरफ बढ़ने का अभी कारण थोड़ा सा कम है, महिला अपनी तरफ ध्यान नहीं देती है और इस तरफ अभी नहीं आई है कि फिजियोथेरेपी कराएं, कि हमें इस मतलब जो बीमारियां हैं इससे निजात। जैसे हम लोग जाते देखते हैं घुटने वाली महिलाएं हैं, दवाई खा ली, दर्द की दवाइयां खा ली है, लेकिन अब हम बता दें कि मैम ने एक जिम भी खोल रखा है जिसमें महिलाएं आती हैं। तो मैम से पूछते हैं कि ये जिम खोलने का भी कोई खास कारण है और किस एज ग्रुप के लिए ज्यादा है वो? जी बिल्कुल, हाँ देखिए मैंने जब शुरुआत करी थी ना, तो मैंने एक फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया था एक कमरे में। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि लोगों में जो है अक्सर जो परेशानियां आ रही हैं, कुछ तो मोटापे के कारण आ रही है ना। तो अब क्या है, घुटनों में दर्द है, क्यों? क्योंकि वजन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वजन बढ़ रहा है, एक्टिविटी उतनी हो नहीं रही है। तो अब हमें घुटनों का दर्द तो सही करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो वजह है, ये जो मोटापा बढ़ रहा है, उसको भी तो कम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब हमने देखी तो उसके चलते हमें लगा कि भाई, और बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं, देखिए वो हर जगह जाना पसंद नहीं करती हैं, है ना। तो हमें लगा कि ठीक है, क्योंकि हमें खुद एक महिला है तो हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाती हैं बाकी महिलाएं भी, इसलिए हमने साथ साथ जो है एक्सरसाइज के लिए एक जिम और थोड़ा योगा वगैरह का भी हमने स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारे पास जो मरीज आए वो पूरी तरीके से अपनी समस्या से निजात पाके जाए। अगर मोटापा भी वजह है उसकी बीमारी की, उसकी कमर दर्द की या घुटनों के दर्द की, तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ कमर दर्द सही करना है उसका या घुटनों का दर्द सही करना है, उसका मोटापा भी कम करना है साथ के साथ, तो उसको एक ही जगह सारी फैसिलिटी मिल सके, है ना, उसे अलग अलग नहीं भटकना पड़े। क्योंकि ना तो देखिए इतना समय है आज के टाइम में किसी के पास, तो ये है कि वो यहाँ आए तो उनका एक्सरसाइज भी, घुटनों का जो दर्द है उसके लिए भी पूरा हम इलाज दे सकें, और साथ ही साथ उनका जो वजन कम कराने वाला प्रोग्राम है वो भी यहीं हो जाए, है ना। तो मैम ये जो आप जिम कराते हो ये एक्सपेंसिव है आपके अभी? नहीं मैम, हम एक्सपेंसिव तो हमने खैर शुरू से नहीं रखा, क्योंकि हम शुरू से ये कोशिश करते हैं कि भाई हर एक बंदा जो है वो इसकी सुविधा ले सके, है ना। नहीं तो जिम तो देखिए बहुत सारे हैं, है ना, तो अगर तो एक्सपेंसिव में ही जाना है तो फिर बहुत सारी जिम है जो जहाँ वो जा सकते हैं। पर हमने उस हिसाब से रखा है कि पेशेंट आए, अगर अपनी समस्या का इलाज करा रहा है तो साथ ही साथ उसे एक्सरसाइज की सुविधा भी मिल रही है, वो अपना वेट लॉस भी कर सकता है। तो हमने उसी हिसाब से बहुत न्यूनतम दर पे जो है रखी है फीस इसकी, कि हर एक बंदा, चाहे वो बच्चे भी हैं स्कूल कॉलेज के, चाहे महिलाएं हैं बड़ी उम्र की, और खास तौर पे देखिए मेरे पास तो महिलाएं ज्यादा आती हैं, है ना, क्योंकि अक्सर ये परेशानियां घुटनों दर्द, कमर दर्द, ये एक महिलाओं में जो है ज्यादा देखी जाती है। और इवन जो बच्चों जैसे प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी जिनकी हुई है ना, उनमें भी ये परेशानी आ जाती है, वेट बढ़ना। और फिर क्या है कि छोटे बच्चे के साथ अक्सर फीडिंग मदर्स को क्या रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना, बच्चे को उठा रहे हैं तो कंधे में दर्द, रिस्ट पेन, ये सब परेशानियां ज्यादा आ जाती हैं। और उसके बाद थोड़ा बॉडी कमजोर भी हो जाती है, अंदर से वीक होती है, तो वापस एक नॉर्मल लाने के लिए बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे भी हम जो है उनकी पूरी उनको हम हेल्प करते हैं, उनको उन्हीं के तरीके की एक्सरसाइज, जैसे हम पोस्ट नेटल, एंटीनेटल एक्सरसाइजेस होती हैं कुछ, है ना, जो प्रेगनेंसी से पहले भी कराई जाती है कुछ एक्सरसाइज प्रेगनेंसी टाइम में, और डिलीवरी के बाद वाली एक्सरसाइज, जिससे कि वो वापस अपनी दिनचर्या में बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ जाएं, वो सब भी हम उसमें शामिल करते हैं पूरा। आपने एक चीज मैं भी भूल गई थी, तो आपने एक बड़ी अच्छी चीज बताई है, ये फिजियोथेरेपी में जो हमारा जो आज के जो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी है, इसमें हमारा जो ये पीछे का पोस्चर है ये बिगड़ गया है, जिससे हमारे ये सारी कंधों में और गर्दन के पीछे पेन, कमर, ये सब चीजों में ये पेन भी एक बढ़ता हुआ कारण है। तो फिजियोथेरेपी में हम इस किस तरह निजात पा सकते हैं? देखिए जैसा कि आपने कहा कि हाँ ये समस्या बढ़ती जा रही है,
क्योंकि क्या है कि आजकल सिस्टम का यूज, कंप्यूटर का यूज, लैपटॉप, मोबाइल्स, इन सब का यूज, गैजेट्स का यूज बढ़ता जा रहा है हमारी डेली लाइफ में, है ना। चाहे वो ऑफिस वर्कर हैं, लेडीज जो ऑफिस में काम करती हैं, या जो टीचर्स हैं, उनके ऊपर भी लोड है कि इतनी इतनी कॉपियां बच्चों की चेक करनी है या वहां पढ़ाना है क्लास में जाकर के। बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके ऊपर भी लोड ज्यादा है पढ़ाई का इस समय, है ना। तो उस सब के चलते ये सर्वाइकल, कंधे दर्द की समस्या ज्यादा आ रही है। बच्चों के बैग ही अगर हम आज देख लें तो उनके इतने भारी भारी बैग होते हैं कि उनका वेट जो है कम से कम 2-3 किलो के तो वो वेट ही लेके चल रहे होते हैं साथ में, है ना। तो ये सारी भी एक, ये सब चीजें भी तो एक कारण है ये सब परेशानियां बढ़ने का, है ना। और ऊपर से हमारा पोस्टर सही ना रहना। अगर जब भी हम कार्य करते हैं, कोई भी काम हम घर में कर रहे हैं और हमारा पोस्टर ज्यादा झुक के काम कर रहे हैं, गर्दन बहुत ज्यादा झुका दे रहे हैं या कमर को ज्यादा आगे झुक झुक के काम कर रहे हैं, वो भी एक कारण है कि हम अपने कार्य करते वक्त ये सब चीज भूल जाते हैं कि हमारा पोस्टर कैसा है उस समय, है ना। अगर हम मान लीजिए आपको लिखने का ही कार्य करना है तो आप बजाय कि आगे झुकने की बजाय अपनी टेबल को ऊपर कीजिए ना, है ना। तो उससे क्या होगा, इसको हम अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये अर्गोनॉमिक एडवाइस जब हमारे पास अगर कोई भी ऐसा आता है तो हम ये एडवाइस देते हैं कि भाई आपको अपना उठने बैठने का तरीका, अपना कार्य करने का तरीका, साथ ही साथ अपने सोने का पोस्टर जो है, तकिया कैसा इस्तेमाल करना है, वो सारी सलाह उनको दी जाती है। जैसे कि अब आपको सर्वाइकल की बात कर रहे हैं तो सर्वाइकल के पेशेंट को अब हम तकिया छोड़ने की सलाह नहीं देते हैं। पहले ऐसा होता था पर हम अब ये सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आप तकिया छोड़ देते हैं तो आप करवट लेंगे तो आपकी गर्दन लटक जाएगी एक तरफ, है ना। कैसे करेंगे, साइड लाइन में जाएंगे तो क्या करवट लेते ही गर्दन लटक जाएगी, तो एक तरफ की तो मांसपेशियां आपकी सुकड़ जा रही है, एक तरफ की खिंच जा रही है ज्यादा, तो वो भी एक सही तरीका नहीं है सोने का। तो इसीलिए आप तकिया लीजिए जो कि जरूरी है, लेकिन पतला तकिया लीजिए, है ना। पतला सॉफ्ट तकिया लीजिए, तो उससे आपका पोस्चर और आपका जो गर्दन का एक कर्व होता है हमारा, वो मेंटेन रहता है। या फिर एक तरीका होता है, अगर किसी को ज्यादा ही सर में जैसे झंझनाट आना, चक्कर आना सर्वाइकल के बढ़ने की वजह से, या कंधों में और हाथों में झंझनाट आती है, उंगलियों में, उस सब से निजात पाना है तो सर्वाइकल ट्रैक्शन जो हम देते भी हैं फिजियोथेरेपी में, है ना, अपने क्लिनिक में भी देते हैं। और ये चीज आप थोड़ा घर में भी कर सकते हैं। उसका तरीका होता है कि आप एक टॉवल लीजिए, बड़ा नहाने वाला बाथिंग टॉवल को एक फोल्ड करके उसको रोल कर लीजिए और गर्दन का जो हमारा ये कर्व होता है इसमें लगा लीजिए और 15-20 मिनट के लिए सीधे लेट जाइए रिलैक्स होके। तो वो एक तरीके से सेल्फ ट्रैक्शन का काम करता है ना, जिससे आपको काफी रिलैक्स फील होगा घर में। तो मुझे लगता है कि ये तो हर किसी को ही अपनाना चाहिए कि सोने से 15 मिनट पहले अगर आप टॉवल रोल लगा के लेट जाएंगे तो एक तो आपका कर्व मेंटेन रहेगा सर्वाइकल का और आपको सर्वाइकल की समस्या नहीं आएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज बताई आपने। तो मैम ये आपने जैसे फिजियोथेरेपी आपने वहाँ पर कराते हैं, लेकिन हमने देखा आप समय समय पर कैंप भी लगाते हैं, वो भी फ्री कैंप लगाते हैं, वो क्या कारण है? देखिए, कैंप लगाने का मेरा जो मुख्य कारण है वो ये है कि मुझे लगता है कि लोगों में अभी भी कुछ ऐसे बचे हैं लोग, जनता, जिनको नहीं पता है फिजियोथेरेपी के बारे में कि हाँ, फिजियोथेरेपी से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, संभव है। तो वो अभी भी दवाइयों की तरफ ज्यादा अग्रसर होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, दवाइयाँ लेना मैं ऐसे गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा परेशानी है तो आपको मजबूरी है दवाई लेना। लेकिन अगर हल्की फुल्की परेशानी, हर एक छोटी छोटी परेशानी के लिए आप दवा खाएंगे तो वो आपके शरीर कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है ना, लंबे समय तक लेने में। तो आप फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज, व्यायाम, इसको शामिल कीजिए अपनी दिनचर्या में। तो उससे क्या होगा कि आपके बहुत सारी समस्याएं यूं ही हल हो जाएंगी आसानी से, है ना। तो मुझे लगता है कि मेन जो हम हेल्थ कैंप लगाते हैं उससे हम लोगों में अवेयरनेस ला सकें कि उन्हें पता चले कि हाँ भाई, ये परेशानियां होती हैं तो इनका इलाज भी हो सकता है फिजियोथेरेपी के थ्रू, है ना। जैसे कि अब आजकल हम देख रहे हैं स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो रही है। स्कोलियोसिस क्या है? रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आना, है ना। वो बच्चों में भी देखने को मिल रहा है आजकल, लेडीज में भी देखने को मिल रहा है। उससे क्या परेशानी आती है? उसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो ऐसे टेढ़ा बनाने लगता है शरीर में, है ना। तो आप सीधे नहीं बैठ पाएंगे, आपका शरीर जो है एक तरफ कंधा झुक जाएगा, है ना। तो ये सारी परेशानियां आने लगती हैं। अब लोगों को नहीं पता कि ये बीमारी है क्या, और वो हर चीज के लिए वो सोचते हैं कि अब भाई कमर टेढ़ी हो गई, अब सीधे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपका स्कोलियोसिस है या आपकी स्पाइन झुक रही है एक तरफ को, तो अगर आप टाइम से, समय पे ध्यान दे लेंगे तो वो फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं है ऑपरेशन के लिए जाने की। इसी तरीके से जो डिस्क की समस्याएं आती हैं, अगर आपके शुरुआती दर में ही आप देख लोगे, ध्यान दे लोगे और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लोगे तो आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ फिजियोथेरेपी की मदद से ही अपने आप को सही रख सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मैम।
तो मैम आपका जो इतना कारवां चलता रहा, इस बीच में कभी ऐसा आपके साथ हुआ कोई बहुत क्या कहते हैं हैप्पी पल या कोई याददाश्त वाला पल हो, ऐसा यादगार रहा हो? हाँ, मतलब मैं कहूँगी कि देखो, मुझे पूरा सपोर्ट मिला है अपनी फैमिली का, बच्चों का। तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि हाँ, हम जो है, जब मुझे याद है कि आज तो खैर इतने साल बीत गए हैं क्लिनिक को, लेकिन मुझे ध्यान है कि जब मैं 2018 की बात करूँ तो मुझे 2018 में जो है दीपक रावत जी भी आए थे और सीएम साहब, सब लोग थे। तो हम यहाँ एक अवार्ड फंक्शन हुआ था दैनिक भास्कर की तरफ से, तो मुझे उस समय सम्मानित किया गया था। और उस समय तो मतलब काफी कम समय ही हुआ था क्लिनिक को, तो मुझे लगता है कि वो तो मैं उस समय मैं काफी खुश थी, मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल था, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे बुलाया जाएगा उसमें या मुझे ये सम्मान दिया जाएगा। और जबकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी तो मुझे बहुत खुशी थी, मतलब वो सम्मान लेते हुए, और अपनी फैमिली के साथ जो मैंने उस पल को है ना एंजॉय किया। और मतलब आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो हमारे पेरेंट्स और हमारे बड़ों की मदद से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम उस मुकाम तक पहुंच पाए। ये जो आपका इतना बिजी शेड्यूल है, इसमें आप कैसे समय निकालते हैं और आपका हस्बैंड इसमें कितना सपोर्ट करते हैं? जी, मैं कहूँगी कि उनका भी पूरा का पूरा सपोर्ट रहता है इसमें, क्योंकि वो खुद भी जो है बिजी रहते हैं अपने काम में। तो वो समझते हैं कि हाँ भाई, अगर काम मुझे है तो इसे भी है। मतलब ये नहीं होता कि अगर वो मुझे कहें कि नहीं भाई तुम्हें मेरे साथ यहाँ चलना है, और मैं कहूँ कि नहीं मुझे काम है, तो वो मुझसे जिद करें उस चीज के लिए। तो वो मतलब कोऑपरेट करते हैं, इस चीज को समझते हैं कि नहीं मैं वर्किंग हूँ और मुझे भी अपने कार्य को भी समय देना है, मैं उसे भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो एक सामंजस्य जो है वो हमारे बीच है, इस चीज को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो इस चीज को समझते हैं कि नहीं। और यहाँ तक कि वो मुझे बहुत जगह सपोर्ट भी करते हैं कि जब मेरे क्लिनिक को 10 वर्ष पूरे हुए थे तो समय मतलब वही थे कि हाँ, उनको था कि नहीं तुम्हारे क्लिनिक को 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आज इस मौके को हमें एक यादगार बनाना चाहिए। तो वो काफी एफर्ट्स डालते हैं कि नहीं तुम आगे आओ, और मुझे पूरा मोटिवेट करते हैं पीछे से। मतलब उनका एक सपोर्टिंग हैंड हमेशा रहता है मेरे साथ। बहुत अच्छा। तो मैम, जैसे अगर कोई महिला इस क्षेत्र में आना चाहे कि फिजियोथेरेपी करनी है, तो आप उनको बताएं कि किस तरह वो इस क्षेत्र में आ सकती हैं और आप उन्हें किस तरह मोटिवेट कर सकते हो? जी, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। मेरे पास अक्सर जो है ट्रेनिंग वाले बच्चे भी आते हैं कॉलेज के, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे ही जान पहचान के लोग हैं जो अपनी फिजियोथेरेपी कराने आते हैं। तो वो अक्सर मुझसे राय लेते हैं अपने बच्चों के लिए कि भाई हमारा बच्चा 10th में पढ़ रहा है या 11th में साइंस ली हुई है, तो आगे किस क्षेत्र में भेजना चाहिए, या फिजियोथेरेपी कैसा क्षेत्र रहेगा लड़कियों के लिए या बॉयज के लिए। तो मैं हमेशा मतलब अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करती हूँ उन्हें, यहाँ तक कि उन्हें कॉलेजेस वगैरह के बारे में भी सजेस्ट करती हूँ मैं। और मुझे लगता है कि एक अच्छा जो है करियर इसमें बन सकता है फिजियोथेरेपी में, अगर आप शुरुआत से ही एक अच्छे कॉलेज का चयन करो। और देखिए, कॉलेज के साथ साथ मैं कहूंगी कि अपनी मेहनत भी होती है ना। पढ़ाई तो हर कॉलेज में होती है, पर आप उसमें अपना कितना योगदान देते हो, आप कितना एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो, क्योंकि आप बाहर जाकर के भी आपको समय बर्बाद नहीं करना। जैसे छुट्टियों का समय होता था, तो मुझे याद है कि हम छुट्टियों में भी आते थे तो हम यहाँ हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते थे आकर के, कि वो जो 1 महीने का छुट्टियों का समय भी है वो हम घर पे बैठ के खराब नहीं करते थे, कि उस समय भी हम प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा काउंट करता है इस चीज में। आप जितना प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे उतना आपका हाथ सुधरेगा, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो बिल्कुल अच्छा फील्ड है करियर के लिए, चाहे वो लड़कियों के लिए कहा जाए चाहे बॉयज के लिए कहा जाए, अच्छा फील्ड है। और बाकी आपकी अपनी खुद की मेहनत है, खुद का एक्सपीरियंस है जो आप अपने सीनियर्स से अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में जाकर के ले सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए पेरेंट्स का सपोर्ट है ना, सभी चीजें मायने रखती हैं इसमें। तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है तो ये एक अच्छा फील्ड है, और आने वाले समय में तो इसकी डिमांड है ही। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ अंकिता चांदना जी, इसी तरह हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।